नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है छोटे बच्चे क्या होम्योपैथी अच्छे। एलोपैथी और होम्योपैथी को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है कि कौन सी पद्धति इलाज के लिए बेहतर है। इसे लेकर अब एक ताज़ा स्टडी सामने आई है यूरोपियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स की, जिसमें यह कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होम्योपैथी इलाज बेहतर है। खास तौर पर सर्दी, खांसी, बुखार, सर्द गर्म जैसी समस्या के लिए होम्योपैथी काफ़ी असरदार साबित हुई है। आज हम इसी नई स्टडी पर बात करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई छोटे बच्चों पर होम्योपैथी का इलाज ज़्यादा कारगर है। लेकिन उससे पहले देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। एलोपैथिक दवाइयां अच्छी या होम्योपैथिक, इसको लेकर लंबी बहस चल रही है। दोनों पद्धति के अपने अपने तर्क हैं। इस बीच यूरोपियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में छपी स्टडी ने इस बहस को और ताजा कर दिया है। ईजेपी यानी यूरोपियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में छपी ताजा स्टडी बताती है कि 2 साल से छोटे बच्चों की सामान्य बीमारियां जैसे बुखार, दस्त और सांस लेने की समस्याओं का इलाज एलोपैथी के मुकाबले होम्योपैथी के जरिए कराना काफी असरदार साबित होता है। इस रिसर्च में पाया गया कि होम्योपैथी के जरिए इलाज कराने वाले बच्चों में बीमारी के दिन कम हुए, साथ ही एंटीबायोटिक्स की जरूरत भी कम हुई। ये रिसर्च तेलंगाना के GIMS यानी GR इंटीग्रेटेड मेडिकल सर्विसेज अस्पताल में हुई, जिसमें सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी यानी CCRH के शोधकर्ताओं ने 108 बच्चों का अध्ययन किया। इन बच्चों की उम्र जन्म से लेकर 24 महीने तक थी। इन्हें 2 ग्रुपों में बांटा गया। एक ग्रुप को होम्योपैथी से इलाज मिला और दूसरे को एलोपैथी से इलाज कराया गया। इस रिसर्च के नतीजों में सामने आया कि होम्योपैथी इलाज कराने वाले बच्चों में बीमार पड़ने के दिन काफी कम थे। जहां होम्योपैथी वाले ग्रुप के बच्चों ने 24 महीने में औसतन सिर्फ 5 बार बीमार रहकर बिताए, तो वहीं एलोपैथी ग्रुप के बच्चों में ये संख्या 21 दिन थी। रिसर्चरों के मुताबिक होम्योपैथिक ग्रुप में बीमार होने के दिन की संख्या एलोपैथिक ग्रुप के मुकाबले 1/3 थी। खासतौर पर सांस से जुड़ी बीमारियों में होम्योपैथी से बेहतर नतीजे दिखे। हालांकि दस्त के मामलों में दोनों ग्रुप में कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिला। रिसर्च में ये भी सामने आया कि होम्योपैथी इलाज के दौरान बच्चों को एंटीबायोटिक्स की जरूरत काफी कम पड़ी। होम्योपैथिक ग्रुप में सिर्फ 14 बार एंटीबायोटिक्स दिए गए, जबकि एलोपैथिक ग्रुप में ये संख्या 141 थी। इन रिसर्च के मुताबिक होम्योपैथी एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को कम करने में मददगार हो सकती है और इलाज के नतीजे भी अच्छे हो सकते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक होम्योपैथी से इलाज खास तौर पर छोटे बच्चों में बुखार, दस्त और सांस की बीमारियों में एलोपैथी के मुकाबले ज्यादा असरदार हो सकता है। इससे न सिर्फ बच्चे के बीमार रहने के दिन कम होते हैं, बल्कि एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल में भी कमी आती है। रिसर्चरों का ये भी मानना है कि होम्योपैथी और एलोपैथी को मिलाकर इस्तेमाल करना बच्चों के लिए सुरक्षित, असरदार और सस्ता हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जसवंत पाटिल, सीनियर फिजिशियन होम्योपैथ, और साथ ही डॉक्टर राजीव रंजन हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल जसवंत पाटिल जी आपसे होगा कि ये जो रिपोर्ट आई है यूरोपियन जर्नल में छपी है, पहले तो ये कि क्या आप इस रिपोर्ट की बातों से सहमत हैं, और दूसरा इसमें मैं जोड़ रहा हूँ कि अगर आप सहमत हैं कि हाँ 2 साल से कम के बच्चों पर होम्योपैथ की दवा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा बेहतर इलाज है, तो वो किस तरह से है, ये एलोपैथ से कैसे अलग है? देखिए, ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है और बहुत पीयर रिव्यूड यूरोपियन पीडियाट्रिक जर्नल ने इसको रिव्यू किया है। हम तो पहले एलोपैथ थे, MD पल्मोनोलॉजी, उसके बाद में होम्योपैथ बने और इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट पहले शुरू की। उसमें लोगों का इलाज बहुत जल्दी ठीक होते थे, एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और एक्यूट एग्जैसर्बेशंस बहुत कम होते थे या ना के बराबर होते थे। तो ये इंटीग्रेशन जो है एलोपैथी विथ होम्योपैथी का, हमने हमारे खुद के नर्सिंग होम में देखा है। 150 पेशेंट्स पर डे देखते थे। अभी ये स्टडी से जाहिर हुआ है, पर हमें पहले से ही ज्ञात है। दोनों साइंस के बीच में झगड़ा करता है। मैं भी बहुत खिलाफ था होम्योपैथी के,
पर जब मेरी माँ आखिरी के स्टेज से मेरे ही आईसीयू में होम्योपैथी से ठीक हुई तब मेरा भरोसा हुआ, अदरवाइज आई वाज डेड अगेंस्ट होम्योपैथी। पर ऐसा किया गया, समझा कि डॉक्टर हम किसके लिए बने, पेशेंट के लिए। आपने अपनी माँ का जिक्र किया कि वो आईसीयू तो इसके लिए ये क्या दिक्कत थी उनको? वो तो लास्ट स्टेज पे थी, मल्टी ऑर्गन फेलियर था उनको और वेंटिलेटर पे थी और हीमोडायनेमिक्स कोलैप्स, इवन ऑन नोराइड्स उनका बढ़ नहीं रहा था। तो उसके बाद में हमको लगा कि ये दोनों साइंस, एलोपैथी इज माय फादर साइंस, होम्योपैथी इज माय मदर साइंस, ये दोनों साइंस अगर इकट्ठा आके करेंगे तो दुनिया की मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और ये तो सिर्फ बच्चों में एक स्टडी आई है, अब ऐसी ही सब तरफ से CCRH बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी फंडिंग्स आई है। तो इसके ज़रिए पहले पैसे ही नहीं थे रिसर्च करके दिखाने के लिए कि होम्योपैथी में क्या ताकत है, लेकिन दोनों चीज़ अभी इंटीग्रेटेड में सरकार ने भी पहल की है, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। और हम सब एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, इकट्ठा आके अगर काम करेंगे तो लोगों का बहुत भला होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दोनों को इकट्ठा आके काम करना चाहिए, इस पर मैं आगे आपसे और पूछूंगा। लेकिन डॉक्टर राजीव रंजन, आप बताइए, क्या आप इस रिपोर्ट से सहमत हैं कि 2 साल से कम बच्चों के लिए होम्योपैथ की दवा या होम्योपैथ का जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू एलोपैथ? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मैं आंशिक रूप से इससे सहमत हूँ, पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक पेडियाट्रिशियन हूँ और हमारे पास जिस तरह के बच्चे आते हैं और जो पेरेंट्स की कैटेगरी और जो उनकी सोच है, तो हमारी विचारधारा थोड़ी अलग है। अगर मैं बात करूं तो मेरा सम्मान सभी फील्ड के लिए है, चाहे वो होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो। मुझे लगता है सभी अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसी स्टडी जाती है जिसमें बताते हैं कि होम्योपैथ में उन्हें ज़्यादा सफलता मिल रही है या वो कम बीमार हो रहे हैं, मैं उससे आंशिक रूप से सहमत हूँ। अब मैं बताता हूँ क्यों। अगर आप देखें कि जितनी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जहाँ पेरेंट्स बहुत जल्दी चाहते हैं कि उन्हें रिजल्ट्स मिले, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी एलोपैथी थोड़ी अच्छी काम करती है। लेकिन जी, हम सब्जेक्ट पे टू द पॉइंट रहना चाह रहे हैं। लंबे समय नहीं सर, माफ़ी चाहूँगा राजीव जी, हम अभी टू द पॉइंट सब्जेक्ट पे रहते हैं। सब्जेक्ट आज का ये है, इस रिपोर्ट में साफ तौर पे ये बात कही गई है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को, अब मैं बीमारी का नाम भी आपको बता देता हूँ, जैसे बुखार है, दस्त है, सांस से जुड़ी बीमारी है, जो कॉमन डिजीज़ हैं उसमें होम्योपैथ की दवा ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा बेहतर, ये इस रिपोर्ट में कही गई है। इससे आप एग्री करते हैं या नहीं करते, ये बताइए सर। क्रॉनिक पे बाद में थोड़ा सा परसेंटेज जी हाँ, मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन जितने होते हैं उसमें होम्योपैथिक कारगर इसलिए होती है कि बॉडी खुद ही लड़ता है और वो सतह ठीक हो जाता है। अच्छा। वहाँ मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दो राय है। बिल्कुल ओके, ठीक है। तो आप कहें इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कॉमन डिजीज़ हैं, जैसे आपने कहा कि वायरल इन्फेक्शन है, उसमें होम्योपैथ की दवा ज़्यादा कारगर होती है। अब संजय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ सर। आप जरा बताइए कि अभी हमने होम्योपैथ की डॉक्टर से बात की, एलोपैथ की डॉक्टर से बात की, आप जरा बताइए कि क्या वाकई होम्योपैथ को लेकर के अवेयरनेस की कमी है, या जो इस रिपोर्ट में बात कही गई है आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको ठीक तरीके से प्रमोट किया जाना चाहिए? आपका क्या तर्क इस पर सर? सर आप म्यूट पे अनम्यूट हो जाएं, संजय राय जी। अच्छा, सॉरी, मैं म्यूटेड था। हाँ, थैंक यू मृत्युंजय जी। एक्चुअली देखिए, जब भी हम रिसर्च कोई करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि कोई नई फाइंडिंग आए। अब उसकी एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी होती है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, 2 ड्रग का कंपैरिजन भी करते हैं। सो मैं इसकी चूंकि मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानता हूं। अगर सपोज ये कंप्लीटली जो है डबल ब्लाइंड ट्रायल है कि दोनों ग्रुप को नहीं पता, नहीं जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि किसको कौन सी बीमारी दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, ठीक है, नहीं रिसिपिएंट जो दवा ले रहे हैं उनको पता है, तो हम ये कह सकते हैं। और रिजल्ट अगर ये है जो आप बता रहे हैं तो डेफिनेटली बेटर है। लेकिन अगर ऐसा ट्रायल नहीं है जो बिल्कुल ही रोबस्ट जो साइंटिफिक मेथड हमारा होता है, जिस बेसिस पे हम यूजुअली क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, तो फिर जो है वो बाय चांस भी हो सकता है। कई बार कई रिसर्च की फाइंडिंग कुछ लोगों में हम करते हैं तो वो बाय चांस भी हो सकता है, किसी एक ग्रुप में अच्छा होना ये नहीं हो जाता है। तो इसलिए मेरे लिए अभी ये कहना कठिन है, क्योंकि अगर मैं उसको पूरा पढ़ा होता
पूरी मेथोडोलॉजी जाना होता है, कितना सैंपल साइज था, ये सब जानने के बाद ही मैं उस पार्टिकुलर इशू पे बोल सकता हूँ कि कितना उसका ऑथेंटिसिटी है। सो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है कि नहीं, उसकी जो है विश्वसनीयता कितनी होगी। हाँ, मैं ओके। आता हूँ दूसरे इस पे हाँ, कि हर पैथी का, चाहे एलोपैथ है, हम लोग एलोपैथ MBBS करते हैं, MD करते हैं, एलोपैथ के डॉक्टर हैं, या आयुर्वेद, और ये सबका जो है महत्व है। और इसको करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कहा भी, जो इंटीग्रेशन की बात अभी हमारे एक पैनलिस्ट थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जब मैं जो उसी समय ज्वाइन किया था, जी, 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 मैं थोड़ा हाँ। लेट ज्वाइन किया हूँ। हाँ, हाँ, तो इंटीग्रेशन की ऑलरेडी बात चल रही है कि जो भी बेटर हो। आप देखिए तो हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पे जो है आयुष से आइदर होम्योपैथ का या यूनानी का या आयुर्वेद के लोगों को जो है पोस्ट किया जा रहा है, इसीलिए कि हर पैथी के लोग लेवल हो। अभी तक क्या था कि आयुर्वेद के भी लोगों को आप पोस्ट कर दें, वो आयुर्वेदिक दवा नहीं लिखते थे, वो एलोपैथ की दवा लिखते थे। लेकिन जो इंटीग्रेशन की बात हो रही है, योगा को ऑलमोस्ट इंटीग्रेट कर चुके हैं, क्योंकि योगा का इम्पैक्ट है, 1000 से ज्यादा पब्लिकेशन योगा पे हो चुके हैं। वैसे ही इस टाइप की स्टडी की जरूरत है, फ्यूचर और होनी चाहिए, बड़े सैंपल साइज पे होना चाहिए। अगर वह बेनिफिशियल है तो हर कोई अपने बच्चे को रहेगा, हम एलोपैथ वाले भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बट उसकी जो है एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। जी ओके, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब जसवंत पाटिल जी, आप जरा बताइए, चूँकि आप होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, होम्योपैथ को लेकर एक कॉमन परसेप्शन लोगों के बीच में ये होता है कि इसमें टाइम बहुत लगता है। और जैसे मान लीजिए कोई अगर दवाई होम्योपैथ की ले रहा है, उनको लगता है कि पता नहीं कब तक लेनी पड़ेगी, बहुत लंबा टाइम लेता है ठीक होने में। क्या ये परसेप्शन ठीक है? इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत परसेप्शन है। ये गलत परसेप्शन, ये मिथ है। एक्यूट डिजीज में हम हमारे क्लिनिक में देखते हैं, और बहुत सारे होम्योपैथ्स एक्यूट डिजीज में 1 घंटे में फर्क पड़ता है। अच्छा, 24 घंटे में फर्क पड़ता है। इतना अच्छा अगर जी? टाइम लगे तो ठीक नहीं हो सकते। क्रॉनिक डिजीजेस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जो डॉक्टर साहब ने कहा अभी कि इसका डबल ब्लाइंड ट्रायल होना चाहिए। होम्योपैथी इज अ टेलर मेड मेडिसिन, हर सिम्टम से दवा बदलती है। एलोपैथी में एक फिक्स मॉलिक्यूल होता है, उसका स्टडी किया जाता है, पर ये जड़ तक पहुंचता है, इम्यूनिटी, फिजियोलॉजी सबको स्ट्रेंथन देता है। तो अपना इंटरनल वाइटल फोर्स अगर अच्छा ठीक हो गया, तो बॉडी क्योर्स द डिजीज बाय इटसेल्फ। इसलिए होम्योपैथी में कहते हैं कि होम्योपैथ नेवर ट्रीट्स डिजीज इन द पेशेंट, पेशेंट इन द डिजीज। तो इसलिए टेलर मेड दवा जो है उसका डबल ब्लाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान के लिए वो अलग अलग होती है। ठीक बात है। अच्छा, एक बात आप जरा बताइए जसवंत पाटिल जी, आपने कहा कि ये मिथ है कि मतलब लंबा टाइम लगता है, तो मैं आपसे पॉइंटेड सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अभी 2 साल से कम के बच्चों पर स्टडी हुई है। 2 साल से कम के बच्चों को अगर मान लीजिए फीवर हो जाए, ठीक है, फीवर हो जाए, तो क्या क्रोसिन जितनी देर में काम करेगा उतनी देर में ही होम्योपैथ की कोई दवा काम कर सकती है, या उसमें ज़्यादा कम वक्त लगेगा? हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमने देखा है कि राइट रेमेडी सिलेक्शन होम्योपैथी में बहुत मायने रखता है। राइट रेमेडी सिलेक्शन किया तो विद इन 10 मिनट्स बुखार उतरने लगता है, एंड एट द एंड ऑफ 30 मिनट्स बुखार टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है। क्या ट्रीटमेंट है सर? क्योंकि बच्चा तो नहीं, होम्योपैथ की दवा में जो छोटा छोटा गोली होता है वो तो बच्चे ले नहीं पाएंगे। 2 साल से कम का बच्चा, क्रोसिन तो मान लीजिए सिरप है, ले लिया बच्चा, तो उसके पैरेलल में क्या ट्रीटमेंट है आपके पास? कौन सी दवा है फीवर ठीक करने के लिए? ये जो होता है होम्योपैथी की ग्लोब्यूल, उसको थोड़ा पानी में मिला के दे तो भी चलता है। डिस्टिल्ड वाटर, जैसे यंग बच्चे बर्थ से लेके तो पानी में मिला के दिया तो इट इज एज गुड एज द मेडिसिन। उसके लिए सिरप विरप बनाने की जरूरत नहीं होती। बहुत इजी है, पैलेटेबल है, नो साइड इफेक्ट्स, और जल्दी काम करता है। और उतना ही नहीं कि सिर्फ बीमारी ठीक करता है, पर उसकी एनर्जी लेवल, वाइटल्स लेवल बढ़ाता है, इम्यूनोलॉजी बढ़ाता है, इसलिए रिजल्ट बेहतरीन मिलते हैं। अच्छा, ठीक है। अब एक सवाल राजीव जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इस रिसर्च में ये कहा गया है कि होम्योपैथिक तरीके से जो ट्रीटमेंट हो रहा था बच्चों का, उसमें सिर्फ 14 बार एंटीबायोटिक्स दिए गए, जबकि एलोपैथिक तरीके में 141 बार। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की बीमारी में ट्रीटमेंट में एलोपैथ में ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो रहा है सर, राजीव जी, एलोपैथिक में? जी नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कैसे केसेज आते हैं। और सबसे पहले मैं बताऊं कि होम्योपैथिक में
पेशेंट मानसिक रूप से तैयार रहता है कि समय लगेगा, और वायरल इन्फेक्शन खुद ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एलोपैथी में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज होती है। और सैंपल साइज अगर 200 बच्चों का लिया है उन्होंने, जैसा कि एक पैनलिस्ट ने बताया है कि सैंपल साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। हम जब पूरे विश्व की कोई बात करते हैं, पूरे बच्चों की बात करते हैं, तो 200 लोग या कम ट्रायल अगर आप लेंगे तो उसमें सही रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। और जितने एक्यूट केसेज होते हैं, मैं मृत्युंजय जी बताना चाहूँगा, जितने भी एक्यूट केसेज होते हैं उसमें होम्योपैथिक बिल्कुल कारगर नहीं होता, क्योंकि वो बच्चे हमारे पास इमरजेंसी के रूप में आते हैं। कितने फेब्राइल कन्वर्जन के केसेज आते हैं हमारे पास, और कितने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन या फिर नेबुलाइजेशन करके उसको ठीक करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये आपने एक बड़ी बात ये कही है कि एक्यूट केस में होम्योपैथिक, आप कह रहे हैं कि ये मैं आपको कोट कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं वो काम नहीं करता। इस पर मैं संजय जी का और जसवंत जी का व्यू लूँगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। अब संजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि क्या वाकई जो बात अभी डॉक्टर राजीव कह रहे थे कि एक्यूट बीमारी में ये होम्योपैथ का इलाज कारगर नहीं है, क्या आप इससे एग्री करते हैं या आपको लगता है कि ये हाफ ट्रूथ है? देखिए, जो बच्चों की अभी बात हो रही थी, बच्चों में हमारे देश में अभी भी मृत्यु दर काफी अच्छी खासी है, पहले से कम हो गई है। जैसे 1 साल कम के बच्चे 28 बच्चे जो है अपने फर्स्ट बर्थडे नहीं मना पाते हैं, जो लेटेस्ट डेटा है। कभी ऐसा हुआ करता था, अलग बात है। फिर भी डेवलप कंट्री में जो है वह सिंगल डिजिट में है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है। ठीक है। मृत्यु कैसे होती है? मेनली इन्फेक्शन से। निमोनिया उनमें से सबसे बड़ा कारण है, स्पेशली जो है नियोनेट्स, जो 28 दिन से कम के बच्चे होते हैं, उनमें भी जो है फर्स्ट 7 डेज में विदिन आवर डेथ हो जाती है निमोनिया डेवलप होने के बाद बच्चों में। उनमें अगर तुरंत एंटीबायोटिक, इसीलिए जो है इवन हमने हेल्थ वर्कर तक को अलाउ किया है कि अगर ये सिम्टम मिले तो आप शुरू कर दो। उसमें जो है कारगर नहीं हो सकता इमीडिएट अगर एंटीबायोटिक, क्योंकि टाइम लेता है। किसी को मान ले हेड इंजरी होगी, किसी भी बच्चे की सर पे चोट लग गई, आपके सर पे चोट लगी, मेरे सर पे चोट लग गई, ठीक, क्या अगर तुरंत ऑपरेट करना हो तो हमें जाना ही पड़ेगा किसी न्यूरो सर्जन के पास, एलोपैथ के पास। तो कुछ चीजों में इमरजेंसी के सिचुएशन में ये नहीं कि हम हर जगह इसको बेटर करें। नहीं, वो तो ठीक है सर, सर्जरी वाला मामला तो खैर बिल्कुल वो एलोपैथ के पास, होम्योपैथ के पास नहीं है। सकता है कहीं बेटर हो। नहीं, लेकिन मैं एक पॉइंटेड सवाल संजय जी आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप गाइड कर पाए हमारे ऑडियंस को कि जैसे इस रिपोर्ट के आधार पे भी हम बात कर रहे हैं कि 2 साल से कम के बच्चों को, या बच्चों को ले लें आप, कि बच्चों की कौन कौन सी बीमारी में हमें होम्योपैथ में जाना चाहिए और कौन कौन सी बीमारी में हमें होम्योपैथ में नहीं जाना चाहिए, एलोपैथ में जाना चाहिए, ये अगर मोटा मोटी आप बता पाएं सर। इस रिपोर्ट के में अगर ईमानदारी से मैं कहूँ, किसी को के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। हाँ, हो सकता है बेटर हो। देखिए 180 के सैंपल साइज पे, और अभी डॉक्टर जसवंत जी ने जैसा बताया कि नहीं किया जा सकता है, क्लिनिकल ट्रायल को ही जो है हम सबसे बेस्ट एविडेंस मानते हैं, जनरेट करना पड़ता है हमें जो है। जैसे हम इन्होंने कहा, जो कंपेयर करते हैं, मान लीजिए वो हर सिम्टम के लिए क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है कि बुखार अगर सिर्फ बच्चों की हम लेंगे 6 महीने के बच्चे को, उसको सिर्फ बुखार है, बुखार 100 से लेके 102 डिग्री के बीच में है, उसमें 2 दवाई देंगे, तो क्या होम्योपैथी की हर बच्चे के लिए 102 फीवर पे सिर्फ एक ही सिम्टम है, फीवर है, दवा चेंज होती रहेगी? अगर इतनी ही क्यों चेंज होगी? मेरे समझ में नहीं आया जो इन्होंने अभी बताया कि वो टेलर मेड होता है, हर आदमी को अलग अलग देते हैं, एक ही सिम्टम को लेके करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में अगर 5 भी ये है तो उसको हम नहीं रखते हैं, उसका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है। बट हमें एविडेंस जनरेट करने के लिए जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको तभी मान्यता देता है कि वो रिसर्च जो है कितने अच्छे ढंग से किया गया है, कि जिसको जो है कि वो किसी भी ग्रुप में कोई जा सकता है, जिसको नहीं तो अगर मुझे करना हो, सपोज मुझे एलोपैथी को अच्छा दिखाना है तो मैं माइल्ड केसेस ले लूंगा एलोपैथी की, 200 नहीं 2000 केसेस ले लूं, ठीक है। होम्योपैथी को वैसे केसेस दे दूंगा जो बिल्कुल ही बिगड़े हुए केसेस हो, जो बिल्कुल मरने वाले हैं, इन्फेक्शन है, निमोनिया हो चुका है बच्चों को, मुझे लग रहा है कि इनके बचने की चांसेस कम है, और कल का दूंगा कि देखो एलोपैथिक बहुत बढ़िया है। ये नहीं होता है।
रिसर्च में ऐसा नहीं होता। रिसर्च का मतलब है उसकी जो मेथड है वह उस पे जो है साइंटिफिक कम्युनिटी विश्वास करे और उसके लिए एक रिसर्च मेथोडोलॉजी बताई जाती है कि ऐसे होना चाहिए। हाँ। तो इसलिए किया जा सकता है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है सर, लेकिन मतलब वो तो खैर अलग बात है कि रिसर्च में हालांकि उन्होंने कितने प्रोटोकॉल फॉलो किए नहीं किए वो अलग डिबेट का इशू, लेकिन किए होंगे हम ये मान के चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब अगर कोई रिपोर्ट आप जो बात कह रहे हैं ऐसा नहीं कि वो नहीं किया होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है, तो वो अलग उसको हम छोड़ते हैं अभी। लेकिन जसवंत जी आप जरा हमें ये बताइए कि आप हमें ये बताइए कि कौन कौन सी बीमारी में आपकी होम्योपैथ की दवा ज़्यादा कारगर है कंपेयर टू एलोपैथ, और कौन सी बीमारी में आपको लगता है कि होम्योपैथ की दवा पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकना चाहिए, एलोपैथ में जाना चाहिए। फेयर व्यू सर आपका, जसवंत जी। नमस्कार। ये जो अभी मैंने सब बातें सुनी इससे आपके क्लैरिफाई कर देता हूँ। माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ में अगर स्टार्ट से डे 1 से होम्योपैथी ले तो वो सीरियस की तरफ जाते नहीं, लेकिन जब सीरियस की तरफ जाते तो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि उनको एलोपैथी की तरफ फर्स्ट जाना चाहिए। और वहाँ पे भी अगर होम्योपैथी का इंटीग्रेशन किया तो वो जितने एंटीबायोटिक और जितना लगता है उससे भी कम लगेगा और कम समय में बच्चा बाहर आ सकता है, क्योंकि हर साइंस के स्कोप एंड लिमिटेशंस है। और जब ऐसी सीरियस कंडीशन में इंटीग्रेशन करो तो बेस्ट रिजल्ट है। माइल्ड टू मॉडरेट में आपको अगर होम्योपैथी स्टार्ट किया और एक दिन में रिजल्ट नहीं दिखा तो आप एलोपैथ के पास जाना चाहिए और इंटीग्रेशन के साथ देना चाहिए, ताकि नंबर ऑफ डेज का ड्यूरेशन कम हो और कॉस्ट इफेक्टिव और एडमिट होने की भी जरूरत नहीं पड़े। अच्छा। सेकेंडली डॉक्टर साहब ने कहा रिसर्च। अभी इसमें रिसर्च में क्या होता है, होम्योपैथी में हर इंसान का स्वभाव देख के उसके लक्षण, सुबह बुखार आ रहा है तो अलग दवा, दोपहर में आ रहा है तो अलग दवा, शाम को आ रहा है तो अलग दवा, इसका कैसे रिसर्च करेंगे और कैसे कंपेयर करेंगे। होम्योपैथी में एक ही मॉलिक्यूल होता है, पैरासीटामोल, रिसर्च कर लो, बट दैट इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। दिस होम्योपैथी एक्ट्स एज पर द नीड ऑफ द इंटरनल। नहीं सर, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं आप जसवंत जी एक प्रैक्टिकल दिक्कत ये आती है, मान लीजिए बच्चे को माइल्ड फीवर है ना, माइल्ड फीवर है 100 के आसपास है, आपने क्रोसिन दे दिया, फीवर बढ़ गया, तब डॉक्टर दूसरी दवा देते हैं एलोपैथ में। वो मैकेनिज्म आपके पास है क्या? क्या एक ही दवा आप फॉलो करते हैं? नहीं, फिर बदलती है दवा। अच्छा। जब ऐसा होता है तो क्या कुछ सामने और पिक्यूलियर क्यूअर प्रोमिनेंट सिम्टम आता है, उस पे सिलेक्टेड एक ही दवा होती है। पर ब्रॉड सिम्टम्स लेके आप सबको आदत हो गई, मुझे बुखार है, सर दर्द होता है, पैर दर्द होता है, तो इस पे अपनी एलोपैथी में सिंगल मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसमें वो स्वभाव कैसा है, उसको क्या हो रहा है, कौन से टाइम पे ज्यादा हो रहा है, कौन से टाइम पे कम हो रहा है, उसके हिसाब से वो टेलर मेड करते हैं। अच्छा राजीव जी, अब एक बात बताइए सर, कई बार हमने एंटीबायोटिक पे भी बहुत सारे शो किए हैं और इसके ओवरडोज पे भी हमने शो किए हैं कि कई बार ओवरडोज दे दिया जाता है। आप बताइए कि बैलेंस डोज क्या है, कब किस स्थिति में बच्चों को एंटीबायोटिक देना चाहिए, कब तक नहीं देना चाहिए, इसको लेके भी बड़ा डिबेट है, ये जरा क्लियर कीजिए राजीव जी। मृत्युंजय जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं इस पे आना ही चाह रहा था। अगर बात करें एंटीबायोटिक्स की, आजकल कोविड के बाद अगर आप बात करें तो जो वायरल इलनेस भी है वो भी कम से कम 5 दिनों तक रहता है, तो कम से कम हम 4 से 5 दिन तो जरूर इंतजार करते हैं। और अगर कोई ऐसा डायग्नोज आ जाता है तभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डायग्नोज करके हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। आजकल हम लोग भी नेबुलाइजेशन और स्टीम इनहेलेशन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और आप विश्वास करें 90% पेशेंट सिर्फ स्टीम और नेबुलाइजेशन से ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जितनी कोल्ड कफ है ज़्यादातर वायरल और पॉल्यूशन इंड्यूस्ड होती है। ओके, ठीक है। अच्छा संजय जी, एक बात और सर, कि क्रॉनिक डिजीज़ में मतलब मैं आपसे, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे जानना भी चाहता हूँ, ठीक है, हम एलोपैथ वर्सेस होम्योपैथ कर रहे हैं, लेकिन सर हकीकत ये भी है कि जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ है उसका परमानेंट ट्रीटमेंट, ठीक है, आप लोग दवाई से बहुत हद तक रोक देते हैं उसको, लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ का फुल प्रूफ ट्रीटमेंट एलोपैथ में भी नहीं है सर। अगर मान लीजिए किसी को किडनी का क्रॉनिक डिजीज़ है तो वो रिवर्स नहीं होता है, दवाई से आप रोकते हैं, या किसी को और कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पर आपका टेक है क्या? देखिए, क्रॉनिक डिजीज, एक तो आपने क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात की, दूसरा क्रॉनिक टीबी को भी हम क्रॉनिक ही मानते हैं, क्योंकि 6 महीने 8 महीने। कोई भी सर, बीपी ले लें आप, शुगर ले लें, कहते हैं कि ये आपको हो गया तो हो गया, आप उम्र भर दवा खाते रहें, आपको थायराइड हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, मतलब आप परमानेंट मरीज हो गए, इसके परमानेंट कस्टमर हो गए इस मेडिसिन के। यूजुअली वो डिपेंड करता है कि जैसे किडनी का क्रॉनिक किडनी डिजीज में यूजुअली किडनी की डैमेज अगर होती जा रही है तो रिवर्सल
शायद संभव नहीं हो पाता है कई बार। लेकिन ऐसा नहीं कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज में नहीं हो पाता है। वह जो है सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज, अपनी जो है दिनचर्या बढ़ाना, डाइट कंट्रोल से जो है बहुत से लोगों ने दवा बंद की हुई है। सो रिवर्सल की जो बात करते हैं वह होता है। क्रॉनिक डिजीज में अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि वह जो है कि क्यों हुआ, आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप जो है बिल्कुल फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, आपको डायबिटीज हो गया। बड़ी बात आपने कही है, ये आपने बहुत बड़ी बात कही। क्या शुगर और बीपी रिवर्स हो सकता है सर, इसकी बीमारी आप ये कह रहे हैं हो सकता है अगर आप लाइफ स्टाइल मेंटेन रखें तो? जी हाँ, जी हाँ। ओके। बहुत से लोगों का हुआ है। अच्छा, हुआ है ये, चलिए इंपॉर्टेंट बात है। एक अगर आप जैसे डॉक्टर ये बात कह रहे हैं एम्स के, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे ऑडियंस के लिए। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, जसवंत जी आपका, राजीव जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।